हाय एवरीवन, वेलकम टू थिंक साइक। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम साइकोलॉजी को सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, रटेंगे ही नहीं, उसको सोचना सीखेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम लोग इग्नू का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम चारों बुक्स, ये मास्टर्स इन आर्ट सीरीज है, एमए साइकोलॉजी, एमएपीसी, ठीक है। तो जहाँ पे हम फर्स्ट ईयर सबसे पहले शुरू करेंगे एंड देन सेकंड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम एमएपीसी फर्स्ट बुक हम शुरू करते हैं, एमएपीसी 001, व्हिच इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। ऐसे ऐसे ही हम सारे बुक्स का भी करेंगे अकॉर्डिंगली, बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमएपीसी 001, व्हिच इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। तो देखिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी या सबसे पहले एमएपीसी 001 में कोई भी साइकोलॉजी की आप बुक ले लीजिए, जो भी बिगनर्स है उनको उनके लिए ये तो कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें 4 ब्लॉक्स है, ठीक है। एमएपीसी 1 में भी 4 ब्लॉक्स हैं। कौन-कौन से? ब्लॉक 1 जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ब्लॉक 2 इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ब्लॉक 3 लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, साइकोलॉजी का, एंड ब्लॉक 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इन सभी ब्लॉक्स को हम एक-एक करके सेपरेटली पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ब्लॉक 1 से शुरू करते हैं। ब्लॉक 1 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इस ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं। जितने भी साइकोलॉजी के बुक है, अगर आपने देखा होगा तो हर ब्लॉक्स में 4-4 यूनिट्स हैं, राइट? तो ब्लॉक 1 में भी 4 यूनिट्स हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब 4 यूनिट्स क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले यूनिट 1 है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जहाँ पे हम ब्रेन की स्टडी करेंगे और ब्रेन के फंक्शंस को थोड़ा सीखेंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर हम साइकोलॉजी अपनी साइकी के बारे में जानना चाह रहे हैं, है ना? साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो ब्रेन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम ब्रेन के बारे में थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे और ये इनिशियल पार्ट है, सो ये बिगिनिंग एक टाइप का इंट्रो ही होगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शंस ही होंगे और जैसे-जैसे हम यूनिट्स में आगे बढ़ते जाएँगे या ब्लॉक्स में आगे बढ़ते जाएँगे, तो हम डीप इन एंटर करते जाएँगे साइकोलॉजी में, ठीक है? तो यूनिट 2 है हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है? जहाँ पे हम सीखेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं या किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ कैसे करते हैं। तो ये यूनिट 2 में हम देखेंगे। यूनिट 3 जो आता है न्यूरोसाइकोलॉजी, ठीक है? बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। तो न्यूरोसाइकोलॉजी में हम थोड़ा-सा अपने ब्रेन के सिस्टमैटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जहाँ पे हम न्यूरोसाइंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह ये सब कुछ इसमें ही आने वाला है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4 व्हिच इज़ मॉडल ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है? कि हम इन्फॉर्मेशंस को कैसे प्रोसेस करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम एक्वायर कर रहे हैं, तो हम उसको प्रोसेस कैसे करते हैं। तो यूनिट 4 में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ओके, सो अगेन कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी हम ऑब्वियसली ब्रेन की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? होता क्या है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो थोड़ा-सा इसको हम समझते हैं। उससे पहले एक सेइंग है विलियम जेम्स की, बहुत प्रखर साइकोलॉजिस्ट थे और अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे बुक को और भी बुक्स को पढ़ेंगे तो जे विलियम जेम्स के कंट्रीब्यूशंस को आपको जानने को मिलेगा, ठीक है? तो विलियम जेम्स ने कहा है कि माइंड एंड वर्ल्ड have evolved together and in consequence are something of a meaningful fit, ठीक है? क्या होता है इसका मतलब? थिंक करिए, ठीक है? साइकोलॉजी है ना? हर हर लाइन्स का, हर सेंटेंसेस का कुछ ना कुछ डीप मीनिंग है, ठीक है? सो थिंक अबाउट इट। चलिए हम एंटर करते हैं हमारे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, यानी जो हमने टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट किया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो उसका मतलब होता क्या है? तो हम देखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज़ द लाइन is written here, cognitive psychology is the study of mental process such as perceiving, remembering and reasoning. Again, इसका मतलब क्या होता है? चलिए एक और डेफिनेशन समझते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव, लर्न, रिमेंबर एंड थिंक अबाउट इंफॉर्मेशन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने एक्वायर की, हम उसको परसीव कैसे करते हैं, हम उसको लर्न कैसे करते हैं, हम उसको रिमेंबर कैसे करते हैं और हम उसके बारे में सोचते कैसे हैं, ठीक है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी उसी की स्टडी है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं कि स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव वेरियस शेप्स, अलग-अलग शेप्स को कोई भी पीपल कैसे परसीव करते हैं। जैसे आपको अगर मैं सर्किल दे दूं या आपको मैं स्क्वायर दे दूं, तो आप उसको किस तरह से परसीव करेंगे, ठीक है? व्हाई दे रिमेंबर सम फैक्ट्स बट फॉरगेट अदर्स,
कुछ फैक्ट्स को वो रिमेंबर करते हैं, कुछ फैक्ट्स को भूल जाते हैं, क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? ये भी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करने वाले हैं। या हाउ दे लर्न लैंग्वेज, एक भाषा को हम कैसे सीखते हैं, ठीक है? भाषा हमारे लिए होती क्या है, एक लैंग्वेज हमारे लिए किस तरीके से एक लर्निंग पैटर्न बन जाता है और हम इस पे प्रोसीड करते जाते हैं, ठीक है? और इवन देखिए साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा होता है साइकोलॉजी में, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ इन इन एग्ज़ाम्पल्स को समझते हैं, जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको टीचर कुछ पढ़ा रही है, ठीक है? आपको टीचर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, कुछ टाइम बाद आपसे टीचर ने क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू किया। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कितनी पॉइंट्स याद रहते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली जो टीचर ने रिसेंटली बोला होगा वो याद रहेगा, या पीछे की पॉइंट्स आप भूल जाएंगे, या ऐसा होगा कि आपने उस पॉइंट्स को किसी और चीज के साथ एसोसिएट कर लिया होगा और वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, राइट? तो ये जो लर्निंग पैटर्न्स है, हम कैसे सीखते हैं, हम किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें क्लास में मिल रही है ना, हम उसको परसीव कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है? और कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, जैसे कि आपको आपके फ्रेंड ने कॉल किया और उसने एक नंबर आपको दे दिया, ठीक है? अब आपके पास पेन नोटबुक नहीं था, आपने उसको मेमोराइज़ कर लिया। अब वो नंबर कितने देर तक आप याद रख पाओगे? राइट? आफ्टर सम टाइम आप उस नंबर को बोलने लग जाओगे, है ना? वो नंबर जो हो जाएगा हेज़ी हो जाएगा। बट कई लोग उसको प्रॉपर्ली याद कर सकेंगे, कैसे? तो वो क्या करेंगे, उसको किसी भी उनके मेमोरी में ही कोई इवेंट्स है, उस नंबर को उसके साथ एसोसिएट कर देंगे, ठीक है? तो वो लॉन्ग टर्म तक याद हो जाएगा। कैसे करते हैं, ये प्रोसेस क्या होता है, इसको हम इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी अ, टॉपिक में पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉग में गाड़ी चला रहा है, राइट? आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है? चला रहे हैं, सामने से फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? सामने से एक कार आई है और आपके आपके साथ टकरा गई, ठीक है? या आपने कोई साइन नहीं देखा और सामने डिवाइडर था, आप डिवाइडर से जाके टकरा गए, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है परसीव, है ना? आपको आपके सामने एक साइन था, आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन था, अगर वो साइन देखना आता, तो आप उसको परसीव कर पाते, आप उसको समझ पाते कि सामने डिवाइडर है और आप साइड से जा सकते थे। बट वो साइन आपने देखा और आपको पता ही नहीं चला वो साइन किस चीज़ का है ना? क्योंकि आपने परसीव तो किया बट उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए, उसके साथ रीज़निंग नहीं कर पाए, राइट? तो आप डिवाइडर से जाके टकरा गए। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इन्हीं प्रोसेसेस को हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ओके, तो इसको अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी होता क्या है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है माइंड की। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड, ठीक है? हमारे माइंड की साइंटिफिक स्टडी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो चीज़ हम सीखने वाले हैं, वो होता है रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब रिसर्च मेथड्स क्या-क्या हैं? वो हमें जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गोल क्या-क्या होने चाहिए रिसर्च के। क्योंकि आपको अगर तरीके जानने हैं तो तरीके से पहले गोल्स तो डिसाइड होंगे ना कि क्या गोल्स सेट करने हैं और क्या आपको किस चीज़ के लिए आपको रिसर्च करनी है। तो गोल्स हम कैसे सेट करते हैं? ठीक है, गोल्स क्या-क्या होते हैं रिसर्च मेथड के? देखिए, गोल्स जो होता है वहाँ पे हम डाटा गैदरिंग इंक्लूड होती है, ठीक है? कोई भी चीज़, कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डाटा गैदरिंग तो करेंगे ही ना, डाटा तो हम लेंगे ही, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से हम डाटा गैदर करेंगे, राइट? तो सबसे पहला गोल जो होता है उसमें डाटा गैदरिंग आती है। फिर जो भी डाटा आपने गैदर किया है, उसको एनालाइज़ करेंगे, डाटा एनालिसिस, ठीक है? सेकंड गोल। थर्ड गोल आता है थ्योरी डेवलपमेंट, यानी आपने जो डाटा एनालिसिस किया, ठीक है? आपको जो डाटा मिला उसको एनालाइज़ किया और जो आपने थ्योरी उससे डेवलप की, राइट? वो थ्योरी होती है जो आगे काम आने वाली है फॉर द फर्दर गोल, जैसे कि जहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करेंगे, ठीक है? कोई भी थ्योरी आपने डेवलप की तो वो अल्टीमेटली जाके एक हाइपोथेसिस बनती है, ठीक है? एक स्टेटमेंट बनता है जिसको आपने फॉर्मुलेट किया है। अब जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाया, ठीक है? जो भी कंक्लूजन पे आप पहुँचे, उसको आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो एक शॉर्ट एरिया में किया था, शॉर्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया था, राइट? लेकिन हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए आपको एक बड़ा एनवायरनमेंट चाहिए, बड़े सब्जेक्ट्स चाहिए, ज़्यादा नंबर में सब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है? ताकि वो हाइपोथेसिस प्रूफ हो सके। और फिर उसके बाद जो भी आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट्स मिले, उसको आप अ
एनवायरनमेंट में, जो भी रिसर्च एनवायरनमेंट है, वहाँ पे उसको अप्लाई किया जाए। ठीक है? अच्छा, इसको इस पूरे गोल्स को कुछ एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स लेट्स थिंक लाइक दैट कि आप जो है एक रिसर्च कर रहे हैं कि किसका कॉग्निटिव लेवल जो है बहुत अच्छा है, मेल का या फीमेल का, है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च है, राइट? तो किसका कॉग्निटिव लेवल ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा बेटर थिंक कर सकता है, मेल या फीमेल? राइट, रिसर्च करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ सैंपल्स लेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स लेंगे जो बहुत ज़्यादा उस सैंपल में लाइक उस सोसाइटी से आए हो, राइट? तो उस सैंपल को आप फिर टेस्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देंगे और उनके आंसरिंग स्किल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? उससे आपको डाटा मिलेगा, तो आपने डाटा गैदर कर लिया, राइट? अब जो भी डाटा आपको मिला, जैसा भी, चाहे मेल का, फीमेल का, जैसा भी आया, राइट? तो उस डाटा को आप एनालाइज करेंगे, एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग आप एक थ्योरी डेवलप करेंगे, राइट? वो आपका थ्योरी है। अब उस थ्योरी को फर्दर आगे लेवल पे ले जाके एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे कि मेल ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉग्निटिवली सुपीरियर है या फीमेल ज़्यादा कॉग्निटिवली सुपीरियर है, राइट? तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी को डेवलप करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे। अब हाइपोथेसिस डेवलप हो चुका है, मेल और फीमेल जो भी है, ठीक है? अब उसको क्या करना है, उसको टेस्ट किया जाएगा हाइपोथेसिस को। अब वो हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करेंगे हम? तो हमें एक ब्रॉडर एनवायरनमेंट चाहिए होगा, ठीक है? एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि अभी तो आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया था, एक छोटे से सिचुएशन में, एक रूम में बिठा के सबका टेस्ट लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने हाइपोथेसिस तो डेवलप कर ली, राइट? अब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको एक पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, मासेस में जाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा और वहाँ पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है? हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करोगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा, अब आप उसको अलग-अलग रिसर्च एनवायरनमेंट में अप्लाई करके देखोगे, है ना? एप्लीकेशन भी तो करना है ना? टेस्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम सबको अप्लाई कर सकें, जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, राइट? वरना टेस्ट का क्या रेलेवेंस, है ना? तो अप्लाई करेंगे। तो ये जो हो गया, ये पूरा गोल हो गया, ठीक है? इस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, हमारा रिसर्च में ये गोल्स होते हैं जिसको हमें अचीव करना होता है, ठीक है? ये देखिए, गोल जो होता है यहाँ पे कोई भी रिसर्च हो, कोई भी रिसर्च में हम क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं? हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हाउ एंड व्हाई ऑफ द थिंग्स, ठीक है? किसी भी चीज़ का हाउ एंड व्हाई को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाउ एंड व्हाई क्या? देखिए, साइकोलॉजी में हम ये हाउ एंड व्हाई के कॉन्सेप्ट को रेगुलरली लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इफ इन फ्यूचर काउंसलर बनते हैं या साइकोथेरेपी फील्ड में जाते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है, बट ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बट ये हाउ एंड व्हाई, ये आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट आता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, राइट? ये तो आपको समझना ही पड़ेगा ना, वरना आप साइकोलॉजी में कैसे एंटर कर सकेंगे, ठीक है? तो गोल में हम गोल जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो वहाँ पे हम हाउ एंड व्हाई, ये हमारा प्रोमिनेंट गोल होता है किसी भी चीज़ के हाउ एंड व्हाई को समझना, ठीक है? तो ये अगर हम समझ गए, तो फिर हम रिसर्च मेथड्स पे आ सकते हैं। रिसर्च मेथड्स समझ सकते हैं कि क्या-क्या होता है। ठीक है? तो चलिए डिस्टिंक्टिव रिसर्च मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमने गोल तो फॉर्मुलेट कर चुका है ना? हमने गोल फॉर्मुलेट कर लिया है। अब हमें डिफरेंट रिसर्च मेथड्स को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले पहला रिसर्च मेथड आता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। द एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल्स as many aspects of experimental situation as possible। इसका मतलब है कि एज एन एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, अ, हमारे अंडर बहुत सारी चीजें, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेट्स से मैं या आप, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में होना चाहिए, वरना सिचुएशंस कभी भी आगे पीछे जा सकता है। अ, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वो भी बन सकता है सिचुएशन, राइट? और इसकी वजह से आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आपका जो टेस्ट है, उसको इफेक्ट हो सकता है, राइट? तो जितना ज्यादा आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जितने ज़्यादा एस्पेक्ट्स को आप एक्सपेरिमेंट के कंट्रोल कर सकते हैं, उतना करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन अ, देयर आर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स इन एनी गिवन एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, क्या होता है ना कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? उसमें 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो वेरी हो सके, राइट? वर्ड से ही पता चल रहा है, राइट? वेरिएबल्स मीन्स वेरी हो सकने वाले, ठीक है? तो ऐसे वेरिएबल्स
जो है 2 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ऐसा वेरिएबल जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? आपने कोई टेस्ट दिया, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब उसका टेस्ट का रिजल्ट कैसा आएगा, वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो उसकी वजह से क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट? अ, हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। नाउ टेम्परेचर इंक्रीज करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होना दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? सो समझ में आ गया होगा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हम रेगुलरली साइकोलॉजी में यूज करने वाले हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। नाउ देखिए, जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं ना, उसमें सैंपल सिलेक्शन जो होता है वो भी बहुत रैंडम होना चाहिए। अगर आप जो भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, वो रैंडम होने चाहिए हिसाब से सैंपल्स चूज़ किए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेस्ट कर रहा हूँ कॉग्निटिव लेवल मेल एंड फीमेल का, राइट? तो मैं मेल हूँ, तो मैं ये नहीं इसको नहीं प्रेफ़र करूँगा कि ऐसे मेल सैंपल्स को लूँ जो ऑब्वियसली जो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपर्ट है, जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। तो फिर वो ऑब्वियसली टेस्ट को हिंडर करेगा, ठीक है? टेस्ट के रिजल्ट्स को हिंडर करेगा। उस टेस्ट के रिजल्ट्स को इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से मेरा टेस्ट का रिजल्ट खराब हो सकता है। तो वो बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है द इम्प्लीमेंटिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड द एक्सपेरिमेंटर मस्ट यूज रिप्रेजेंटेटिव एंड रैंडम सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? रैंडम सैंपल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को हमें यूज करना है, ना कि हम अपने बायसनेस के हिसाब से किसी को भी चूज कर लें। ठीक है? तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें जो टेस्ट होता है, जो भी ट्रीटमेंट होता है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन कॉग्निटिव लेवल का टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने जो क्वेश्चन दिया है, जो भी मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया है या उससे पहले क्वेश्चन से पहले जो भी मैंने उनको दिया, राइट? वो जो हो गया, वो मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब उसपे जो डिपेंड करेगा, जो रिजल्ट्स आएँगे, ठीक है? वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है? जो आउटकम आएगा, वो उस डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये लाइन भी वही कहती है द इन्फ्लुएंस दिस इन्फ्लुएंस इज़ ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द ट्रीटमेंट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, द आउटकम फॉर द गिवन पॉपुलेशन, ठीक है? समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ओके, सो नेक्स्ट रिसर्च मेथड आता है हमारा साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। नाउ एज द वर्ड सजेस्ट्स, साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च क्या है? साइको मतलब साइकी, एंड बायोलॉजी मतलब उसकी बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना और उस पर रिसर्च करना, है ना? देखिए साइकोलॉजी जो है ना, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है इसके वर्ड्स। सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि वर्ड जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और अगर आपने वर्ड को समझना सीख लिया, तो आप इजीली कोई भी कॉन्सेप्ट्स को, कोई भी टॉपिक्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे साइको बायोलॉजिकल है ना, आप कोई भी वर्ड है उसको ब्रेक करिए। साइको मीन्स ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन, राइट? और साइकी की बात कर रहे हैं हम। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यानी उसकी बायोलॉजी, उस पे जो रिसर्च करेंगे उसको हम साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, ठीक है? तो कैसे होता है ये? दो साइको थ्रू साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, इन्वेस्टिगेटर्स स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड सेरिब्रल इवेंट्स एंड सिचुएशंस, ठीक है? यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, वो रिलेशनशिप देखते हैं हमारे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के बीच में, कि हमारा कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, हमारे ब्रेन का परफॉर्मेंस कैसा है ना? और फिर उसके बाद अ, हमारे ब्रेन में कोई भी परफॉर्मेंस के बाद कैसे-कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना? और इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है? कैसे-कैसे इवेंट्स हो रहे हैं हमारे ब्रेन में, उसको स्टडी की जाती है अलग-अलग सिचुएशंस पे, ठीक है? तो ये वही एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसमें भी 3 टेक्निक्स आ जाते हैं, जैसे पोस्टमार्टम आ गया, यानी अगेन वर्ड को ब्रेक करिए। पोस्ट मीन्स बिफोर, एंड आई मीन आफ्टर, एंड मॉर्टम मीन्स डेथ। तो मरने के बाद की जो स्टडी होती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है पोस्टमार्टम में? पोस्टमार्टम रीडिंग द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव फंक्शंस प्रायर टू डेथ टू ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है? मतलब
कोई भी पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ब्रेन में कैसे इवेंट्स हुए हैं, ब्रेन में किस टाइप के केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है? आफ्टर डेथ ये सब कुछ स्टडी की जाती है और ये आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि उसकी डेथ जो है किस रीज़न की वज़ह से हुई होगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा ये सुशांत सिंह राजपूत का केस, राइट? तो उसमें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो जब पोस्टमार्टम हुई और उसपे बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुआ था, बहुत कंट्रोवर्सीज़ भी हुई, ठीक है? बट पोस्टमार्टम में उस उनके ब्रेन को भी स्टडी किया गया था, ठीक है? और उसमें बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन एंड डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, उनका कंसंट्रेशन जो है हाई पाया गया था और उसके बाद उन्होंने व जो भी पोस्टमार्टम टीम थी, उन वो कन्क्लूज़न पे पहुँचे कि इनकी जो डेथ है वो सुसाइड की वज़ह से हुई है, ठीक है? तो इससे भी हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि प्रायर टू डेथ पर्सन के ब्रेन में क्या-क्या चल रहा होगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टेक्निक आता है टेक्निक फॉर स्टडीइंग इमेजेस। अब इमेजेस की हेल्प से भी हम ब्रेन की स्टडी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो कैसे? शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ एक्टिविटी इन द ब्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल हू इज नोन टू हैव अ पर्टिकुलर कॉग्निटिव डिफेक्ट। ठीक है? किसी भी पर्सन में अगर कोई कॉग्निटिव डिफेक्ट है, तो उसकी ब्रेन के जो एक्टिविटीज़ है, उसकी स्टडी की जा सकती है। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है? जैसे कई सारे ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स वगैरह होते हैं, एमआरआई है ना? और ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो इसके थ्रू हम ब्रेन की स्टडी इमेजेस के थ्रू इमेजेस देख के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट जो है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है? तो इसके ये टेक्निक भी काफ़ी यूज़फुल होती है, किसी भी पर्सन के डिफेक्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करने में। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपने आप जब इस बुक में ही आगे की तरफ पढ़ेंगे, तो एक हेंस का केस स्टडी आता है। ठीक है? पर्सन का कोई एक्सीडेंट हुआ था और उसका हाइपोथैलेमस जो है, उसको रिमूव कर दिया गया। तो जिसकी वजह से मेमोराइजिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो थी उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो थी उसकी लॉस हो गई थी, ठीक है? एंड समटाइम्स शॉर्ट टर्म मेमोरी भी तो मतलब इसकी वजह से क्या हुआ कि उसको याद रखने में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है? और ये कैसे पता किया गया कि हाइपोथैलेमस की वजह से ही वो इफ़ेक्ट आ रहा है? तो अगेन यही टेक्निक से, टेक्निक फॉर स्टडीइंग इमेजेस, ठीक है? ओके, लास्ट टेक्निक आता है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है? कि हमारा सेरिब्रल कैसे प्रोसेस कर रहा है। देखिए अबाउट सेरिब्रल प्रोसेसेस ड्यूरिंग द नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। एग्जांपल बाय यूजिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स। ठीक है? डिफरेंट ब्रेन इमेजिंग टेक्निक से हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ब्रेन में कैसे-कैसे फंक्शंस हो रहे हैं, कौन-कौन सा पार्ट एक्टिव हो रहा है, राइट? हमारे ब्रेन के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। जब हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हम उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है? तो अब ब्रेन में कौन-कौन से पार्ट है और वो किस-किस फंक्शंस में एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हमारा हम जब देखते हैं तो हमारे आइज़ जो है वो सेंस रिसीव करते हैं, राइट? और वो ये क्या कहते हैं ऑप्टिक नर्व के हेल्प से हमारे ब्रेन ऑक्सीपिटल लोब तक ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं, ठीक है? और वहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाता है। तो जब भी आप देखोगे आपको कोई विजुअल इमेजेस दिखाई जाएँगी और उसके बाद ये ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स की हेल्प से उसको देखा जाएगा कि आपके जो ये पीछे वाले जो ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है? ऑक्सीपिटल लोब है पीछे का, ठीक है? वहाँ पे कैसे फंक्शंस हो रहे हैं वो लाइट अप हो जाएगा एंड ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है? तो इसमें रेडियो एक्टिविटी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च मेथड। सो ये हमने सेकंड रिसर्च मेथड देख लिया। ओके, तो अब नेक्स्ट मेथड आ जाता है हमारा, वो है सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एक लाइन लिखी हुई है टू ऑब्टेन richly textured information about how particular individual think in a broader range of context, researchers may use self report। देखिए कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग सिचुएशंस में कैसे सोचता है, ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो कैसे सोचता है, कैसे थिंक करता है, उसकी इंफॉर्मेशन वो कैसे रिसीव करता है, उसको हम इन टेक्निक से समझते हैं। रिसर्चर्स क्या यूज करते हैं? सेल्फ रेपो। सेल्फ रेपो मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल को अपने बारे में कितनी जानकारी है, ठीक है? उसके कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, वो हम सेल्फ रेपो में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है केस स्टडीज।
केस स्टडीज़ में हम इन इन डेप्थ स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की, ठीक है? उसके हिस्ट्री की स्टडी करेंगे, उसके प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे और दूसरे जो काउंसलर्स हैं उन्होंने या दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या नोट्स उसके बारे में लिखे हैं, उसको हम केस स्टडी मेथड में स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। देखिए अगर ये सब चीज़ काम नहीं कर रही है या ये सब चीज़ ऑब्वियसली हेल्पफुल होती है, ठीक है? बट नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी साइकोलॉजिकल स्टडी में किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी इंडिविजुअल के। कैसे? जैसे कि आपको किसी इंडिविजुअल के बारे में समझना है, उसके बारे में जानना है, उसके डेली एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, तो आपको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, डिटेल्ड स्टडीज़ ऑफ कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इन एवरीडे सिचुएशंस, नो लैबोरेटरी कॉन्टेक्स्ट्स। अब आप लैब में बुला के इनके ये कॉग्निटिव स्टडीज़ की स्टेटस की या कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस की स्टडी नहीं करेंगे। हम इनके रियल सिचुएशंस में जो इनके लाइफ में डेली सिचुएशंस आते हैं उसकी उसको हम असेस करेंगे और उस पे स्टडी करेंगे। ठीक है? तो हमें इनके साथ टैग अलोंग होना पड़ेगा, है ना? इनके साथ रहना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है या ये जो है हम इनको कह सकते हैं कि आप डायरी में नोट्स बनाइए, आपके साथ क्या-क्या इवेंट्स हो रहे हैं और उसकी वज़ह से आपके माइंड में क्या-क्या फीलिंग्स आ रही है, राइट? या क्या-क्या कॉग्निटिव थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है? तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं बट इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि हम इसमें एंटर करते जाएँगे इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में। ठीक है? तो इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन तो बस ये एक ग्लिम्प्स है कि हम इसमें क्या-क्या और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अच्छा sometimes experimental research is most useful for teaching hypothesis and sometimes research based on qualitative methods is often particularly useful for formulation of hypothesis. नाउ ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि समटाइम्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, ठीक है, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो यूजफुल हो जाता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, है कि नहीं? हाइपोथेसिस को अगर टेस्ट करना है तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट? विदाउट एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे? और लेकिन कई बार जो होता है क्वालिटेटिव मेथड्स हमें कोई हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है, हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं, दीज मेथड्स आर यूजफुल टू जनरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ रेयर इवेंट्स और प्रोसेसेस, है ना? कि कोई भी इवेंट्स जो हो रहा है, कोई भी प्रोसेसेस जो हो रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शंस देने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मेथड को हम स्टडी करते हैं, ये है हमारा कंप्यूटर स्टिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी तक जो हमने मेथड्स देखे, ये थोड़े से कॉग्निटिव बेस्ड मेथड्स थे, ब्रेन के बारे में ज़्यादा जानकारी थी और साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी कैसे ली जाती है, राइट? बट यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे या सिमुलेशंस का यूज करेंगे ब्रेन की स्टडी को समझने के लिए, ब्रेन की स्टडी करने के लिए या कोई भी एस्पेक्ट्स को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, कंप्यूटर्स का यूज करेंगे, सिमुलेशंस का यूज करेंगे ताकि हम ब्रेन के फंक्शंस को समझ सके। देखिए हमारा जो कॉग्निशन है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, मेमोराइज करता है और उसको दोबारा मेमोराइज करता है और उसको अलग-अलग सेंसेस में यूज करता है। राइट? ये कॉग्निशन ऐसे फंक्शन करता है। सेम इसी तरह साइकोलॉजिकल कॉग्निशन सिस्टम जो कंप्यूटर सिमुलेशन का पार्ट है ना? वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस को रियलाइज कर सकता है और जैसे हमारा कॉग्निशन फंक्शन कर रहा था, उसी की तरह परफॉर्म कर सकता है ना? उसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वे बाय हैविंग अप्रॉक्सीमेट एंड एक्सप्लोरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन साइकोलॉजी एंड सिंप्लीफाइंग, फॉर्मलाइजिंग एंड सिग्निफाइंग देम, राइट? तो इनको सिग्निफाई करके, इसको फॉर्मलाइज करके और इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारा कंप्यूटर सिमुलेशन है, वो भी इंफॉर्मेशंस को इस तरह से कलेक्ट कर सकता है और हमें बहुत हेल्प कर सकता है ब्रेन के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, है ना? और कॉग्निशन कैसे फंक्शन करता है, उसके क्या-क्या जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है? ट्रांसफॉर्मिंग, एनालाइजिंग, प्रोसेसिंग, है ना? मेमोराइजिंग, रीस्टोरिंग एंड यूजिंग सेंसेस, इन सबको अंडरस्टैंड करने में और डीप अंडरस्टैंडिंग हमारा इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है और इसका भी साइकोलॉजिस्ट समय-समय पे यूज करते आ रहे हैं। ठीक है? और आजकल के टाइम पे तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम रिसर्च मेथड्स। अब नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी की डिफरेंट डोमेन्स क्या होते हैं
कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, ठीक है, उसको हम इसमें स्टडी करेंगे।